एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। चेहरे की तलाश, जीत की आस। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा चुनाव होने हैं और 1 लोकसभा चुनाव, लेकिन इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशियों की तलाश है। वो इसलिए भी कि दमोह के बाद से चीजें बदली है और बीजेपी इस बार ऐसे चेहरों पर दांव लगाना चाहती है जो जीत कर आए, क्योंकि बीजेपी लगातार जीत पर काम भी करती है, संगठन उनका काम करता है। आपने देखा कि जो 3 सीटें खाली हुई है उसमें 2 कांग्रेस के पास, 1 भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन लोकसभा सीट नंद कुमार चौहान साहब के बाद लगातार बीजेपी के पास रही है। अरुण यादव एक बार वहां से चुनाव जीते और कांग्रेस से फिर अरुण यादव का चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी से कौन? कई ऐसे नाम है, अर्चना चिटनीस की बात करें या फिर कृष्ण मुरारी मोघे, कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है पृथ्वीपुर में, जोबट में। और दूसरी हम बात करें तो कल हमने देखा कि सतना पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, लोगों से मुलाकात की, उच्चैहरा गए थे। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमें गंभीरता से इस मसले को लेना होगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और अब ये दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि वी डी शर्मा ने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। हालांकि वो बैठने गए थे, जब देहावसान होता है तो उसके बाद कुछ परिवारों में उनको मिलना था, लेकिन सच्चाई यही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उपचुनाव है और उपचुनाव में अब तैयारियों में जुट गई है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। कांग्रेस भी कल अपनी बैठकें की है, लेकिन दूसरी तरफ वी डी शर्मा को हम देख ही रहे थे, अर्चना चिटनीस लगातार सक्रिय बनी हुई है उस क्षेत्र में, अरुण यादव सक्रिय बने हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता भी देखी गई है, लेकिन कृष्ण मुरारी मोघे उससे भी ज्यादा सक्रिय है। तो चलिए, किसको मिलेगा टिकट और क्यों है जीत की आस तो होना ही चाहिए, लेकिन चेहरे की तलाश क्यों? जरा सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का इस मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा और 1 लोकसभा, चारों सीट जीतने की दृष्टि से उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। ऐसे उम्मीदवार होंगे जो जन जन के प्रिय होंगे, लोकप्रिय होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली के लिए भी खिलेगा और मध्य प्रदेश के लिए भी खिलेगा। दमोह से भी बदतर हालत होगी अब, तो उस स्थिति में कोई आगे आने को तैयार नहीं है और कोई शहीद नहीं होना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि ये दृश्य इस बात का घोतक है कि आगे आने वाले चारों चुनाव कांग्रेस दमोह से भी ज़्यादा ताकत और मतों से जीतेगी। इसलिए बीजेपी में घबराहट है। चलिए, बोल रहे हैं कि बीजेपी में घबराहट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी घबराती नहीं है और काम करती। पर चुनाव में हार जीत होती है तो हार के बाद सबक भी मिलता है और समझने की बात भी होती, कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई। इसी को समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त यशपाल सिंह सिसोदिया जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, साथ ही कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक है और सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। यशपाल जी, एक सीट ऐसी रही दमोह की जिसने कांग्रेस में ऊर्जा भर दी और अब कांग्रेस को लगता है कि बाकी जो 3 उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा होना है, फिर हम बाजी मारेंगे। पर ऐसा खैर होता तो नहीं है, अमूमन होता वही है जो जनता चाहती है और जिसको चाहे उसको वो तय करती है प्रत्याशी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर शायद टिकट तय करेगी। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का जो एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव चयन समिति है, वो सब मिलकर के बहुत अद्यतन अध्ययन करते हैं। थोपे हुए उम्मीदवार हमारे यहाँ कभी नहीं होते हैं। न परिवारवाद होता है, न जातवाद होता है। हमारे यहाँ मेरिट के आधार पर डिसाइड किया जाता है और निश्चित से पार्टी न केवल खंडवा संसदीय क्षेत्र बल्कि जो विधानसभा के जो उपचुनाव होना है, हमारे साथी जो चले गए हैं, तो उसको लेकर के कांग्रेस अपनी तैयारी करे। हमें कोई दिक्कत थोड़ी, क्या हम तो हमारी तैयारी संगठनात्मक आधार पर करते हैं और आप जानते हैं संगठन के लिए गए निर्णय हमेशा उचित भी होते हैं और यदा कदा गलत भी हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के पार्टी इसको बहुत गंभीरता से लेती है। चुनाव हमारे लिए तो जनपद के, जिला पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगमों के सारे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता के साथ लेती है। इसमें ये नहीं कि हम पैराशूट से किसी को उतार देंगे और कह देंगे ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा नातेदार है। हमारे यहाँ मेरिट के आधार पर, अंकों के आधार पर, ये हो चुका था ना, मेरिट के आधार पर नहीं कर पाए थे आप, मजबूरी थी आपकी जो भी थी, लेकिन इसीलिए तो वहां ऐसी स्थिति बनी थी। एक आध जगह हार जीत चलती है। अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस तो 28, 29 चुनाव में, उपचुनाव में हारी थी। ये देखिए, एक के आधार पर आंकलन थोड़ी किया जा सकता है क्या?
एक सीट अगर दमोह जीत गई थी 28-29 में क्या हुआ था? इतने श्रृंखलाबद्ध जो उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के इतिहास का, इतने बड़े श्रृंखलाबद्ध उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी थी? एक दमोह का चुनाव कांग्रेस क्या जीत गई, वो तो समझ रही कि बस हम तो भविष्य के भाग्य विधाता हो गए और हमने तो तय कर लिया कि कोई शहीद होने के लिए 28 में से भी 10 वो जीत गए थे, 19 आप जीते थे, 10 तो हारे थे आप। नहीं तो 19 जीते थे तो 19 हमारी सीटें आई तो है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं आई है। जी जी। और दूसरा था कि अभी मैं सुन रहा था पीसी शर्मा जी को, कोई शहीद होना नहीं चाहता है। अरे शहीद होना नहीं चाहता तो ये तो शहीदों का सम्मान कर रहे हो क्या आप अपमान कर रहे हो? एक दूसरा, आप क्या भाग्य के विधाता हो गए क्या कि पार्टी ने तय कर लिया, कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा भारतीय जनता पार्टी को? इतनी गई गुजरी हालत तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो गई है कि हमको पीसी शर्मा जी को कही दिया जो उम्मीदवारों की दौड़ में वो उनसे आकर के बंगले पे आके मिलके कह रहे होंगे कि पीसी शर्मा साहब हम तो शहीद नहीं होना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है क्या? पीसी शर्मा साहब बयान देते तो समझ नहीं। स्वाभाविक तौर पर खैर जब आप चुनाव लड़ते हैं तो चेहरों की तलाश तो होती है और जीत की आस भी होती है। हम इसी मुद्दे पर तो बात कर रहे हैं। जी कुणाल चौधरी मेरे साथ जुड़ गए। कुणाल जी से मैं पूछ लेता हूँ। कुणाल जी, आप भी लगातार 3 उपचुनाव को लेकर, कल भी हमने देखा आप लोग की बैठकें हुई है और आप भी चेहरों को तलाश कर रहे होंगे, बीजेपी भी तलाश कर रही है, लेकिन आपके सामने एक नई ऊर्जा है दमोह की, पर हर बार दमोह तो नहीं दिखाई देगा। देखिए, हमारे सामने ऊर्जा दमोह की, हम अपना काम कर रहे हैं, हर संगठन अपना काम कर रहा है, बीजेपी अपना काम कर रही थी, हमारा संगठन हमारा काम कर रहा है, हर संगठन अपना काम कर रहा है। पर जिस तरह का अहंकार और घमंड आ चुका है बीजेपी में, वो इस देश में ना रावण का रहा है ना कंस का रहा है। जो मैं अभी सुन रहा था, वरिष्ठ विधायक है और जिस तरह के शब्दों का चयन मतलब बार बार कर रहे हैं कि 28 ही है, वो 28 में से आपने अच्छी याद दिलाई कि इनको ऐसा ही याद था कि 28 सारी जीत गए चुनाव। और मतलब ये जिस तरीके से जिन विचारों के साथ ये ऐसा न वैसा है, इस तरह के विचारों की जगह हर संगठन का अपना काम होता है, हर व्यक्ति अपने चेहरों को तलाशता है और हर संगठन अपना काम करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी अपनी तलाश कर रही होगी, कांग्रेस पार्टी भी अपने जीतते उम्मीदवारों के साथ खड़ी रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव मूल मुद्दों पे होगा। कांग्रेस का मूल मुद्दा है कि मूल मुद्दों के ऊपर चुनाव हो, कि जो हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे बंद कर दिया। जो हमने बिजली के बिल 100 करे थे, उन्हें इन्होंने खत्म कर दिया। जो हमने गरीबों की पेंशन 300 की 600 करी थी, आज सारे जितने दिव्यांग हैं उनकी वो हालत कर दी। दोबारा सर्टिफिकेट बनवाओ और उनको सबको 40% से कम कर दिया। कई चीज है जिनकी पेंशन सालों से मिलती थी, उनकी पेंशन खत्म करने का काम कर दिया। किसान खाद के लिए तड़प तड़प के घूम रहा है, वो स्थिति जनता देख रही है। तो देश के अंदर किसान, गरीब, मजदूर के मूल मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और जिस भयावहता के साथ अव्यवस्थाओं के कारण लोगों की मौतें हो रही है इस कोरोना काल में, सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण जो आर्थिक भार पड़ा, उसके ऊपर जाएंगे। अब ये किसको लड़ाई, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का लुकआउट है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हम तय करने वाले नहीं होते, हमें उससे कोई मतलब इनके संगठन से कोई है। संगठन अपना अपना सारे संगठन काम करते हैं, अपना काम कर रहे होंगे। पर जिस तरह का अहंकार आ गया भारतीय जनता पार्टी में, थोड़ा दुखद पहलू है कि मतलब इस अहंकार को थोड़ा ठीक रखें। अभी जैसे उस मंत्री ने एक ने कहा ही थे कि वो अहंकार आ गया था इसीलिए मैं गिर गया। अभी सब गिरेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप पास। अहंकार तो राजनीति में दिखाई देता है कई दफा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, और अहंकार तो किसी का भी नहीं चलता, ये बात भी सच है। लेकिन मेरे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं। सुरेश जी, चीजें बदली है। पहले 2018 के बाद 2018 में कांग्रेस जीत कर आई, बाद में सरकार बदल गई और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन इस बीच में एक दमोह का चुनाव भी हुआ जिसका बार बार जिक्र आ ही जाएगा जब तक उपचुनाव नहीं होंगे। लेकिन क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे चेहरों की तलाश है जिन पर वो दांव लगा पाए? क्योंकि एक गलती तो हुई है दमोह में। चलिए मैं फिर जुड़ूंगा उनसे। जी यशपाल जी, अहंकार की बात कर रहे थे कुणाल चौधरी जी। यशपाल जी, जी चलिए मैं बात करूंगा, आप मेहमानों को जोड़ूंगा और उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कुणाल चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए। कुणाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल, आप कह रहे थे कि अहंकार की बात हो रही थी। सियासत में किसी का अहंकार नहीं चलता, चाहे वो कोई भी दल हो। पर क्या जो मुद्दे अभी दिखाई दे रहे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, तमाम सारे मुद्दे, इससे खासी उम्मीद है कांग्रेस को? उम्मीद है और इसी उम्मीदों के साथ और इसी के साथ आपने देखा होगा
दमोह चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ के रूप में माना जाता था, जिसको हम पिछले चुनाव में भी बहुत मुश्किल से हम जीते थे, जबकि पुष्पारिया जी भी इंडिपेंडेंट लड़े तो ज्यादा मुश्किल से जीते थे। पर जनता ने जिस तरह का साथ दिया है, उससे आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जनता इन पर प्रताड़ित हो चुकी है। क्योंकि एक तो खरीदे हुए जनादेश की सरकार बनाई है कि रोज आप मंत्रियों के आप बयान सुनोगे, एक दिन मंत्री के साथ जाओ मर जाओ, जो करना हो मरना करो, कोई मैं नहीं जानता। यशपाल जी जुड़ गए। चलिए यशपाल जी, वो कह रहे हैं कि अहंकार किसी का नहीं चलता है और इस समय बीजेपी में अहंकार आ गया। अरे देखिए कुणाल भाई, किस अहंकार की बात कर रहे हैं, जरा एक आध उदाहरण तो दिखाए। अभी पिछले 1.5 सालों में जो कोरोना का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस सिद्धता के साथ, अब अहंकार वाली बात तो कांग्रेस में रही, तभी तो कांग्रेस का यह हश्र हो गया है। पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस अभी है कहाँ, ये तो बताइए। अभी बंगाल का चुनाव हुआ तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तो ताकत बढ़ी ना। आप कांग्रेस तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। आप बताओ कांग्रेस को बंगाल में क्या मिला, कितनी सफलता प्राप्त करी, किस स्थिति में कांग्रेस। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस क्या थी और क्या हो गई है, हालातों पर चर्चा करने के लिए तो कांग्रेस को अध्ययन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमें किस बात का अहंकार हो गया? जनता की सेवा करने को लेकर के अगर लगातार 15 बरस तक शिवराज जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की जनता उनको चाह रही है, संगठन उनको चाह रहा है, जन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, तो इन सबके बीच में इतना लंबा समय सफर भारतीय जनता पार्टी को जो प्राप्त हुआ है शिवराज जी के नेतृत्व में, और उसके माध्यम से जो काम हो रहे हैं विकास के काम, अगर विकास के काम करना है, कोरोना की लड़ाई लड़ना है, इसको अगर अहंकार माने तो माने। हमने तो कभी अहंकार वाली भूमिका निभाई नहीं। सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। सुरेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए जी, यशपाल जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरा कहना है जिस जोर से भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, इसमें अहंकार वाली कौन सी बात है? अगर किसी एकाध मंत्री के संवाद में कहीं असंवाद की स्थिति बन गई है तो उसको अहंकार की परिभाषा में मत डालिए। नेतृत्व करने वाले नेता को देखिए, संगठन को देखिए, और उसके आधार पर जब आम जनता हमारे साथ खड़ी है तो फिर ये अहंकार अगर हमारा। चलिए अहंकार, बिल्कुल अहंकार की बात आ गई है बीच में। सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे? बिल्कुल मुझे आ रही है। जी जी, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि एक दमोह के उपचुनाव के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बाकी जो उपचुनाव है वो भी हम चुनाव जीत जाएंगे, और जीत का तो सभी उम्मीद लगाते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन क्या बीजेपी के सामने चयन करना थोड़ा सा बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एक गलती दमोह में हुई है? नहीं, दमोह वाला मामला थोड़ा सा अलग है, परंतु दमोह के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस को उम्मीद जगाने की संभावनाएं दिखने लग गई, इसमें भी कोई शक संशय नहीं है। लेकिन बाकी के उपचुनाव में कांग्रेस उतना ही माहौल बना पाएगी, या कोई ऐसा कोरोना जैसा मामला हो जाएगा जिसमें बैठे दिल्ली के भाग से टीका टूट जाएगा, ऐसी यदि कोई स्थिति बनती है तो बात अलग है। वरना जो पॉलिटिकल सिनेरियो है मध्य प्रदेश का जी, जो है बयानबाजी तक सीमित हो गए। 2-4 नेताओं को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोग तो घरों में बैठे हुए हैं, तो ट्विटर के माध्यम से या प्रेस बयान के माध्यम से जनता से कनेक्टिविटी नहीं होती, और उसके कारण जो है कोई बहुत बड़ा गेन करने की, आप तो वहाँ जानते हैं 2-3 सरकमस्टांसेस जैसे बन गए थे दमोह में, और कोरोना का जो मामला था सबसे खतरनाक दौर में था। अपन लोग चर्चा करते थे तो ये कहते थे कि कोरोना भाजपा की हार का कारण बन सकता है, और वही बना मोटे तौर पर। तो इसके लिए उत्साहित होने जैसी स्थिति, एक विधायक बढ़ना उत्साह पैदा करता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन जनता केवल समर्थन में वोट दे रही थी ऐसा मुझे नहीं लग रहा। तो इसलिए जो आने वाले उपचुनाव है इनके मामले में अभी तत्काल बहुत ऐसी स्थिति नहीं बनती कि किसी को ये कह दें कि कांग्रेस जीत रही है या भाजपा जीत रही है। नहीं, बात जीत हार की नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि कम से कम उम्मीदवार का चयन तो ऐसा करना होगा। जैसे राहुल को टिकट दिया वहां से, और शायद वहां से राहुल हार गए, बीजेपी नहीं हारी, ऐसा बीजेपी भी कहती है, क्योंकि राहुल को लोगों ने पसंद नहीं किया। और ये भी उपचुनाव है, हालांकि वो उपचुनाव और इस उपचुनाव में फर्क ये है कि यहाँ देहावसान हुआ है। 3 ऐसे बड़े विधायक, जिम्मेदार विधायक दुनिया में नहीं रहे, कोविड ने उनको ले लिया, तो इसलिए एक अलग तरह का चैलेंज होगा बीजेपी के सामने। मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि राहुल लोधी जो है वो तो भाजपा की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि वो जो सत्ता परिवर्तन के लिए जिस तरह का जो रास्ता अपनाया गया था कि जो भी आएगा गधा घोड़ा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे, तो उससे कोई हार गया और कोई जीत गया। तो इसका तात्पर्य ये, तो अब आगे तो ये नहीं हो सकता ना कि जहाँ निधन के कारण सीटें रिक्त हुई है वहाँ किसी की व्यवस्था है, तो वहाँ तो चयन करने का दोनों पार्टियों का अधिकार रहेगा कि कौन किसको, जीतने वाले कैंडिडेट को दोनों पार्टियां टिकट देने की कोशिश करेंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि
सांसद के सीट के लिए तो खंडवा में तो आज सज्जन सिंह वर्मा ने तो कैलाश विजयवर्गीय की पैरवी कर दी चुनौती के नाम पर। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ लें और सारी समीकरण मऊ की तरह बिगड़ जाए सारे। तो ऐसा कई बातें हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात आपकी बिल्कुल जायज है कि बहुत टेढ़ी खीर है भाजपा के लिए, क्योंकि बड़ा परिवार हो गया, दल बदल करके बहुत लोग आ गए, उम्मीदें उनकी भी बहुत बड़ी हुई हैं, पदों पर अधिकार ज्यादा उनका माना जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो बेचारा कितना जो है वो पक्ष में जाता है और कितना नहीं जाता है, 4-5 समीकरणों को देख करके चुनाव परिणाम की और चुनाव में के संबंध में बातचीत की जाती है। जी जी बिल्कुल। कुणाल चौधरी जी, आप यशपाल जी को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे अहंकार हमारे अंदर नहीं, अहंकार तो आपके भीतर आ गया, कांग्रेस के भीतर, और इसीलिए सरकार नहीं चल पाई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि 2 उपचुनाव जो चुनाव हुए जहां होना है 3 सीटों पर, उसमें 2 आपके पास थी, एक भारतीय जनता पार्टी के पास थी और लोकसभा बीजेपी के पास रही है। देखिए, मैं अभी पहले पूछ रहा था किसको अहंकार आया किसको नहीं, तो मैं कुछ बयान बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा किसने कहा। तो ये कोई मंत्रियों का काम होता है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा के उसका निराकरण कराए। पर जिस तरीके से मंत्रियों की भाषा है, अगर ये इनको ठीक लगती है, हो सकता है कि इनको यही भाषा सिखाई जाती हो भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्हें ठीक लगती हो कि भैया कृषि मंत्री से पूछते हैं कि भैया सोयाबीन के बीज नहीं मिल गए, तो बोले जाओ कुछ और जाके मिलो, नहीं मिलेंगे तुम्हें जो करना हो कर लो, खाद नहीं मिल गई तो बोले बिगड़ खाद के बोलो। ये तो कृषि मंत्री का बयान होता है। महंगाई पे सवाल पूछते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ रही है, तो मंत्री कहता है साइकिल चलाओ भैया, महंगाई कम नहीं होगी, ये मंत्री के बयान होते हैं। स्कूल फीस जो सरकार के नियम है कि स्कूल के जिसका होना चाहिए, उसकी समस्या में पालक जाते तो जाओ मर जाओ, आत्महत्या कर लो। तो ये अब अहंकार इनको नहीं लगता, हो सकता अब ये इनके आचरण और विचार में आ चुका है कि इनको ये अहंकार के शब्द नहीं दिखते, इनको अहंकारिता इसके अंदर नहीं दिखती है। तो मुझे तो लगता है कि अहंकार के शब्द है और ये इनके मंत्रियों के मुख से फूट रहे हैं। और अगर यशपाल जी जैसे देता है तो अहंकारी शब्द नहीं मानते, इसीलिए हो सकता है यशपाल जी को यहाँ बिठा रखा है। और बीजेपी ये कहती रही है कि कमलनाथ जी कहते थे चलो चलो, ये भी अहंकार था, ऐसा बीजेपी कहती रही है। किसको पड़ता था वो आता था हमारा इन्हीं के बगल का मंत्री बना रखा जो इनसे खूब जूनियर है, हरदीप सिंह डंग, वो वहां पे पशुपतिनाथ जी पे 250 करोड़ का कब्जा माफियाओं का था। तो उसके कब्जे को अगर कमलनाथ जी ध्वस्त करा रहे, जो बीजेपी की सरकार में बना था, खास पटवा जी का वो आदमी था, वो लाला जो था, उसका कब्जा टूटा तो उसको बचाना आएगा, तो उसको तो चलो चलो कहना ही पड़ेगा ना। आप देख नहीं रहे जब से भारतीय जनता पार्टी है, माफिया किस तरीके से, मतलब मुख्यमंत्री कहते थे मैं 10 फीट जमीन में माफिया गाड़ दूंगा, माफिया ने लोगों को गाड़ने कर, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन के अंदर गाड़ देते हैं लोगों को। ये निर्माण की आपने घटना देखी, रोज शराब माफिया से शराब नकली पिला पिला के लोगों को मारने का काम कर रहे, रोज शराब माफिया क्या रही है, रोज रेत के डंपरों के से लोग कुचलते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले भगते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति परिस्थिति बन क्या रही है। और जो ये अहंकार आ गया है वो तो दिख ही रहा है कि गृह मंत्री गृह का काम नहीं कर रहे, रोज इधर उधर की बयानबाजी कैबिनेट के अंदर आप खुद देखते हो, आप खुद कवर करते हो। एक गृह मंत्री मुख्यमंत्री के पास जो डिपार्टमेंट है उस पर आरोप लगाते हैं कि भाई खरीदी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। और अभी उसके जो टेंडर हुआ, भी मैं सवाल लगाऊंगा कि 0.01% नीचे गया, जो 10% नीचे जाते तो 3-3 हजार करोड़ के कितना बड़ा खेल हुआ है कि विधायक खरीदने। लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी भी हो जाती है, यदि कहीं ऐसा दिखता है कि ज्यादा दाम होंगे तो सवाल उठाना चाहिए। आप लोग भी रखते होंगे पार्टी के भीतर काम, उन्होंने भी रख दिया होगा। मेरा काम है, मेरा देखो आग्रह कर रहा हूँ ये सिसोदिया जी से, उठ के खड़े होकर सही बोलना सीखो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे वरिष्ठ आदमी। चलिए यशपाल जी, कुणाल जी को लग रहा है कि तमाम तरह की जो बातें हैं, चाहे इंदर सिंह परमार की बात करें या प्रद्युम्न सिंह की बात करें, यही बयान आप लोग को महंगे पड़ने वाले हैं और इन सबको लेकर उपचुनाव में जाने वाली कांग्रेस। देखिए मनोज जी, 2 शब्दों में अंतर है, अहंकार होता है और एक संवादहीनता होती है। कभी कभी संवादहीनता की स्थिति अगर निर्मित हो जाती है किन्हीं परिस्थितियों के कारण से, चर्चा इस स्तर पर बढ़ जाती है कि वहां पर थोड़ा सा संवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है दोनों पक्षों में, फरियादी पक्ष भी और जो जिस पक्ष को सुनाने जा रहे हैं वो पक्ष भी अगर कहीं थोड़ा सा एडमेंट हो जाता है, थोड़ा सा वो अपने जो शब्दों का ध्यान नहीं रख पाता है, वो संवादहीनता होती है। ये अहंकार कहाँ से आ गया है? एक मंत्री में, एक सरकार में, सरकार के मुखिया में अहंकार जैसी बात तो क्या होती है कि जैसा भी आपने अच्छा याद दिलाया, कमलनाथ जी को आपने जिस प्रकार से भी कहा, और हम तो कहते भी आज भी कहते हैं, उनको समय नहीं था
सवाल इस बात का नहीं कि मंदसौर की 250 बीघा की जमीन की पशुपतिनाथ वाली स्थिति का क्या हुआ और हरदीप सिंह जी डंग को लेकर के कुणाल जी कोट कर रहे थे। तो हरदीप सिंह जी तो उस समय आप ही के दल के लोग थे। हमने तो कभी नहीं कहा कमलनाथ जी को सारी इस जमीन को आप छुड़वा दो कि मत छुड़वाओ। हमने तो बल्कि उस समय स्वागत भी किया कि अच्छा भाई ठीक है। और सबसे पहले मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, कुणाल जी को क्लियर कर लेना, माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी ने ही उस समय सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी के आधार पर पशुपतिनाथ जी की मंदिर की ये भूमि है, इसको आधिपत्य में लिया जाए। अब इसमें हरदीप सिंह जी दंग गए, हरदीप सिंह का क्या इंटरेस्ट है ये तो आप जानो और आपका पुराना मित्र जाने। लेकिन चलो की स्थिति सिर्फ मंदसौर के लिए नहीं थी, सिर्फ सुवर्णपुरा की नहीं थी। अमूमन विधायक और सांसद, विधायक और आपके मंत्री लोग कहते थे हमसे मिलने का तो समय ही नहीं। हाँ 3-4-5 लोगों को था, उसमें एक नाम कुणाल भाई आपका भी है, जीतू पटवारी जी का भी, इन लोगों को समय मिल जाता था, बाकी लोगों को समय नहीं मिलता था। यहाँ तक कि सिंधिया जी को समय नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं किसानों की समस्या को लेकर के सड़क पर उतर जाऊंगा, तो दो टुक जवाब दे दिया, उतरना हो तो उतर जाओ। वो सड़क पर उतर गए और कमलनाथ जी की सरकार सड़क पर आ गई। तो ये देखिए कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का आपने जिस विषय को आपने आज छेड़ा है वो विषय चुनाव को लेकर के है। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा मनोज जी अपनी भूमिका में रहती है। हमारा संगठन बहुत निष्ठा के साथ, निष्ठा के भाव के साथ पूरा सामंजस्य और समन्वय बिठा करके चयन किया जाता है, उम्मीदवार को चयनित किया जाता है। उसके बाद में हम उम्मीदवार को जनता के बीच में सारे गुण दोष के आधार पर उसको भेजते हैं। तो क्या ये माना जाए यशपाल जी कि उस तरफ अब आप बढ़ चले हैं? क्योंकि कल हमने देखा बीडी शर्मा पहुंचे थे, वो चेहरा पहुंचे थे और जाकर ढांढस भी बंधाया जिन परिवार ने अपनों को खोया है। तो क्या ये उसी तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए कार्यकर्ताओं के जाना, संवाद करना, और इस परिस्थिति में जब कोरोना के कालखंड में हमारे अपने चले गए हैं, हमने तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्य समिति हुई 3 साल के बाद वर्चुअल की, हम लोग मंदसौर में थे, भोपाल से प्रकाशित हुई, हमने भोपाल से वर्चुअल बैठक हुई है। मनोज जी सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कांग्रेस के जो कालकल्पित कलादेवी भूरिया का निधन का उल्लेख किया, हमने श्रद्धांजलि दी। ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर को हमने श्रद्धांजलि दी। तो भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है और जिस प्रकार से अभी दल ने भी तय किया है कि कोरोना से जो भी शख्सियत चली गई है, हमारा परिवार का कार्यकर्ता चला गया है, उसके परिवार में कोई चला गया या जन सामान्य में से कोई चला गया है, हम उनका संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं ना, जाना ही पड़ेगा। क्योंकि कोरोना के कालखंड में अगर वो हमसे बिछड़ गया है तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश शर्मा जी से लूंगा। सुरेश शर्मा जी, हालांकि वक्त है अभी चुनाव में, क्योंकि चुनाव आयोग का जो नजरिया दिखाई दे रहा है, हमें नहीं लगता कि बहुत जल्द उपचुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी को तैयारियां तेज करनी पड़ेगी। चुनाव की तैयारियां तेज तो कर ही रखी है। बीजेपी तो हमेशा चुनाव मोड में रहती है, कांग्रेस भी इस समय सक्रिय दिखाई दे रही है, तो दोनों चीजें तो अपनी जगह है। लेकिन मैं एक बड़ी आज की चर्चा में मुझे एक अजीब सी चीज सुनने को मिली है, जो पहली बार मैं मेरे 30 वर्ष के पत्रकारिता काल में मैंने देखी है, कि कोई माननीय विधायक भ्रष्टाचार से संबंधित सवाल लगाएगा और उस भ्रष्टाचार के सवाल के संदर्भ में टेलीविजन चैनल पर बोल दे पहले ही कि मैं ऐसा सवाल लगाने जा रहा हूँ। इसके हेतु क्या है? ये तो अपने आप में ही एक ऐसा संकेत है कि कोई विधायक जो है ये कह दे कि मैं इस भ्रष्टाचार के मामले में सवाल लगाऊंगा। ये तो बहुत बड़ा चिंता का बात है। ये गोपनीय रहते हैं, अधिकारियों को घेरने के लिए रहते हैं या अधिकारियों को संदेश देने के लिए रहता है? ये बहुत गंभीर टिप्पणी आज कुणाल जी ने की है। नए हैं शायद, हो सकता है इसलिए कर दी होगी उन्होंने, उनको विचार करना चाहिए इस प्रकार की टिप्पणी पर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन उपचुनाव की तैयारियां तेज दिखाई दे रही है बीजेपी कांग्रेस दोनों के भीतर। बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि ऐसे चेहरों की तलाश की जाए जो जीत की आस की तरफ यानी जीत दिला सके, लेकिन कौन से होंगे वो चेहरे? क्योंकि 2 सीट कांग्रेस के पास रही है, एक भारतीय जनता पार्टी के पास और लोकसभा बीजेपी के पास रही। टिकट चाहने वाले भी बहुत है, पर किसको मिलेगा टिकट, किसका कटेगा पत्ता, इस पर ध्यान रहेगा। पर इतना जरूर है कि जीत की आस में सभी को होना चाहिए और बीजेपी भी उसी राह पर चल रही है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।